नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस श्रृंखला की यह दूसरी वीडियो है। इस वीडियो के सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है पंचतंत्र पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद अनवार ए सुहेली नाम से किया था। किस नाम से? अनवार ए सुहेली नाम से किया था। साथ ही साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है, काली दमन पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो काली दमन पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया था? अबुल फजल ने ही किया था। विकल्प है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है अकबर के समय का प्रसिद्ध विद्वान था और अकबर की धार्मिक नीतियों का कटु आलोचक भी था। तो अकबर के समय में उसने जो है अथर्ववेद का फारसी भाषा में अनुवाद किया। साथ ही साथ रामायण एवं महाभारत का भी फारसी भाषा में अनुवाद किया। महाभारत के फारसी भाषा के अनुवाद में इसके सहायक थे फैजी, मुल्ला शेरी, नकीब खां, सुल्तान हाजी। विकल्प बी है फैजी। तो फैजी एक प्रसिद्ध विद्वान था और अकबर ने अपने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और फैजी को उसका अध्यक्ष बनाया था। ठीक है। विकल्प सी है अबुल फजल, तो हो गया। विकल्प डी है इब्न हरकरण। तो इब्न हरकरण ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? हमारा सही आंसर है विकल्प ए अब्दुल रहीम खानखाना ने तुजुक ए बाबरी पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा इसका नाम है, दोनों नाम प्राप्त होता है। तो यह बाबर की आत्मकथा है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल के दौरान पर्शियन में साहित्य कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू कौन था? तो हमारा सही आंसर विकल्प है चंद्रभान। शाहजहां के शासनकाल में चंद्रभान ब्राह्मण पहला हिंदी कवि था जिसने अबुल फजल की शैली को समन्वित करके एक नई शैली का सूत्रपात किया था। ठीक है। और पर्शियन में साहित्य कुशलता प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदू माना जाता है और इसकी प्रसिद्ध रचना है चार चमन। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल शहजादी जिसने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी वह है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी जेबुन्निसा। जेबुन्निसा जो है मुगल शासक औरंगजेब की पुत्री थी और बहुत विदुषी महिला थी। बाद में जो है अकबर ने इसे कैद कर दिया था और जो इसने दिल्ली में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी उस पुस्तकालय का नाम है बैतुल उलूम उस पुस्तकालय का नाम है। ठीक है। इसमें जहां आरा भी औरंगजेब की पुत्री का नाम है, सबसे बड़ी पुत्री थी और औरंगजेब के काफ़ी करीब थी। ठीक। और विकल्प है मेहरुनिसा। तो मेहरुनिसा जो है नूरजहां का मूल नाम था। हाजी बेगम जो है हुमायूं की पत्नी का नाम था और इसने दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, तारीख़े फिरोजशाही का लेखक कौन था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, शम्स सिराज अफीफ जो है तारीख़े फिरोजशाही का लेखक है। एक पुस्तक है इसमें फुतुहाते फिरोजशाही। ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा कभी कभी परीक्षा में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर तारीख है तो शम्स सिराज अफीफ की रचना होगी और अगर फतुहाते है
तब वह जो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा होगी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, जौनपुर का शाही किला अधोलिखित किस शासक के शासनकाल में बनवाया गया था? तो जौनपुर की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई, मान लीजिए, ठीक, अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जो है इसका निर्माण कराया था। और उसका जो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था जौना खां, तो जौना खां की स्मृति में कराया था, जिसके आधार पर इसका नामकरण जौनपुर किया गया। ठीक ना। और जौनपुर में ही जो है इसने शाही किले का निर्माण करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, सासाराम में शेरशाह के मकबरे की योजना है? तो हमारा सही आंसर है, सासाराम में जो शेरशाह का मकबरा बना है वह अष्टकोणीय मकबरा है। हमारा अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समुद्र की पदवी प्रदान की? तो हमारा सही आंसर है लाल खां। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? तो यह जहांगीर का दरबारी था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। ठीक है, मंसूर जो है जहांगीर के समय का एक प्रसिद्ध चित्रकार था और वह प्रकृतवादी था। ठीक है, वह प्राकृतिक चित्रों के लिए, प्रकृति के चित्रों के लिए वह विख्यात था। और उसे जहांगीर ने जो है नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की थी। नादिर उल अस्र की उपाधि मंसूर को जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प शेरशाह को सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को लागू करने का श्रेय शेरशाह को दिया जाता है। शेरशाह ने जो है अपने राज्य में कुल 23 टकसालों की स्थापना करवाई थी। मुद्रा व्यवस्था को सही ढंग से संचालित करने के लिए अपने राज्य में कुल 23 टकसालों की स्थापना करवाए थे। ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रुपया और दाम, रुपया एवं दाम, ठीक है, में जो शेरशाह के समय में प्रचलित रुपये एवं दाम में क्या अनुपात था? तो रुपये जो चांदी का सिक्का होता था और दाम जो है तांबे का सिक्का होता था। तो 1:64 का अनुपात होता था, 1:64। कभी कभी पूछ लिया जाता था अशरफ, अशरफ, तो अशरफ जो है शेरशाह के द्वारा चलाई गई सोने का एक सिक्का है, सोने का एक सिक्का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल में चाचर भूमि से आशय है? तो मध्यकाल में चाचर भूमि से आशय उस भूमि से होता है जिसमें 5 वर्ष तक कुछ भी न बोया गया हो। 5 वर्ष तक कुछ भी न बोया गया हो। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। उपज के आधार पर मुगल काल में भूमि को कुल 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पोलज, पोलज, ठीक, पोलज, चाचर, पोलज, चाचर, परती, पोलज, चाचर, परती और बंजर। ठीक है, तो पोलज वह भूमि होती थी, सर्वश्रेष्ठ प्रकार की भूमि होती थी जिसपे प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। आपके जिसमें चाचर होता था, तो चाचर 2 या 4 साल से अधिक, ठीक है, 2 या 4 साल से अधिक जिसमें, या 5 साल कह लीजिए, ठीक है, तो 2 से 5 साल तक जिस भूमि पर खेती नहीं होती थी उसे हम चाचर कहते थे। और परती वह भूमि होती थी जिसमें 1 वर्ष के अंदर खेती हो, जिसमें 1 वर्ष के अंदर करें, जिसमें 1 वर्ष के अंतर पर खेती हो, उसे हम परती भूमि के नाम से जानते थे। और बंजर भूमि होती थी जिसमें 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, या 5 साल से अधिक खेती हो। तो हमारा सही आंसर हो गया इसमें विकल्प सी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न करों में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तान ने लगाया था? तो हमारा सही आंसर विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। खम्स भी दिल्ली के सुल्तानों द्वारा लगाया गया, खराज भी लगाया गया, जकात भी लगाया गया, सभी कर दिल्ली के सुल्तानों द्वारा लगाया गया था। ठीक है, इसमें जो खम्स होता था या खुम्स जिसको कहते हैं, इसको माले गनीमत कहा जाता है। माले गनीमत या माले गनीमत,
माले गनीमा कहा जाता है। बेसिकली यह जो है युद्ध लूट, इसे लूट करके नाम से भी कहा जाता है। लूट के जो है जब किसी राज्य पे जो है, ठीक है, जब राज्य पे किसी सेना ने जब उस पर आक्रमण किया हो और उसे अपने अधीन कर लिया हो, तो वहाँ से जो सामग्री लूटी जाती थी तो उसे हम लोग खम्स कहते थे। और इसमें 4/5 भाग जो है सैनिकों में बांट दिया जाता था और 1/5 भाग जो है राज अपने पास रहता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसका उल्टा हो गया था। और मुगल काल में चूंकि सैनिकों को वेतन दिया जाता था, मुगल काल की बात मैं बता रहा हूँ, तो ठीक है, मुगल काल में सैनिकों को वेतन दिया जाता था, इसलिए वो यह वितरण जो है सैनिकों में नहीं किया जाता था, बल्कि उसे राजकोष में जमा करा दिया जाता था। हमारा विकल्प बी है खराज। तो खराज जो है गैर मुस्लिमों से, मतलब गैर मुस्लिम हिंदू और अन्य जातियों से लिया जाने वाला कर था। ज़कात जो है मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सोने के सिक्के के एक ओर देवी लक्ष्मी और दूसरी ओर देवी का नाम अंकित करवाया? तो मोहम्मद इब्न शाम। विकल्प बी हमारा सही आंसर है, मोहम्मद इब्न शाम। अगला प्रश्न है, राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए? तो हैमिल्टन। विकल्प सी हमारा सही आंसर है, हैमिल्टन। हैमिल्टन ने जो है फर्रुखसियर को एक कष्टकारी फोड़े से निजात दिलाई थी, जिसके कारण 1717 में जो है फर्रुखसियर ने एक आज्ञापत्र जारी किया था, जो कि अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छा रहा। ठीक है, हमारा सही आंसर है विकल्प सी, हैमिल्टन। हमारा अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना की? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल सूबे का अंतिम गवर्नर कौन था जिसे मुगल बादशाह ने नियुक्त किया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो कि 1740 से लेकर 1756 ईस्वी तक बंगाल का नवाब था। ठीक है, यह मुगल बादशाह के द्वारा नियुक्त होने वाला अंतिम बंगाल का नवाब था और इसने अपनी सत्ता को स्थायी बनाने के लिए मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए का घूस भी दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने कहा? ओरम्स का कथन है। तो विकल्प सी, ओरम। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। ओरम ने जो है मुगल सम्राट के फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा का, अभी मैंने आपको ऊपर बताया 1717 में फर्रुखसियर ने जो है जो अपना आज्ञापत्र जारी किया था अंग्रेजों को बंगाल में जो है बंगाल एवं व्यापार में छूट प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसी को जो है ओरम ने जो है उसका मैग्ना कार्टा कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, काली कोठरी त्रासदी किसे बंदी बनाए जाने से संबंधित है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प से, अंग्रेजों को। काली कोठरी त्रासदी अंग्रेजों को बंदी बनाए जाने से संबंधित है। यह घटना अगर देखा जाए, काली कोठरी को ब्लैक होल घटना के नाम से जाना जाता है। यह घटना जो है 20 जून 1756 की है, 20 जून 1756 की है। और उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला ने कुल 146 अंग्रेज बंदियों को जो है अंग्रेजों को बंदी बना लिया और 18 फुट लंबा 14 फुट 10 इंच चौड़ी एक कोठी थी, उसी में जो है उसने उस कोठरी में उनको बंद कर दिया। और अगले दिन जब उस कोठरी को खोला गया तो केवल 23 व्यक्ति जिंदा
बचे थे। इसी को कालकोठरी या ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। और इसका जो विवरण दिया है हालवेल नामक एक इतिहासकार है, उसी ने दिया है, जो कि खुद इसमें बंद किया गया था। इसलिए जो है ज़्यादातर जो है इस घटना पर विश्वास नहीं किया जाता है। इसे हालवेल की कपोल कल्पना के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो हमारा सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बंगाल में 1765 में द्वैत शासन या द्वैत सरकार की स्थापना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय तरीकों में सुधार हेतु कार्नवालिस द्वारा उठाए गए न्यायिक सुधारों की आलोचना की थी? तो जेम्स सिबिल ने इसकी आलोचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सुमेलित है? निम्न में कौन सा सुमेलित है? जिसमें पहला है लॉर्ड एलनबरो। तो लॉर्ड एलनबरो के समय में अवध का विलय नहीं हुआ था, यह गलत है, बल्कि अवध का विलय लॉर्ड डलहौजी के समय में 1856 में हुआ था। ठीक। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी सिंध का विजय। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में सिंध का विलय नहीं हुआ था, बल्कि लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था 1843 में, तो इसलिए यह भी गलत है। विकल्प सी है लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के समय में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, यह कथन सही है। और विकल्प डी है शारजानशोर। तो शारजानशोर के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत सरकार को किसने समाप्त किया? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में जो बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था प्रचलित थी उसको समाप्त कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो हैदराबाद का निज़ाम हमारा सही आंसर है। 1799 में हैदराबाद का निज़ाम ने सबसे पहले सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो अलीवर्दी खां। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने जो है अंग्रेज़ों की तुलना जो है मधुमक्खियों से की है, और कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी, और ये छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, श्रीमती एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रारंभिक शिक्षा संघ स्थापित किया था? प्रारंभिक शिक्षा संघ की स्थापना की थी, ठीक है, तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किसके द्वारा प्रार्थना समाज को प्रारंभ किया गया था? तो विकल्प सी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, तीसवां एवं अंतिम, अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है कांग्रेस ने सबसे पहले रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 30 प्रश्नों को रखा था, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग इस वीडियो को देखें, सुनें और अपने मित्रों को भी शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।